Hello everyone, welcome back to our channel. This video is about Code of Wages 2019 पार्ट 3। ये हमारा पार्ट थर्ड है जिसमें हम डिस्कस करेंगे मिनिमम वेजेस जो चैप्टर सेकंड में लाई करता है। हमने अपने लास्ट प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है कि कोड ऑफ वेजेस एक्ट है क्या और ये क्यों आया है, इसकी ज़रूरतें क्यों पड़ी, कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा, क्या क्या चीज़ें इसमें चेंज होंगी, इसके जो की फीचर है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। तो लास्टली बताया गया था कि ये जो एक्ट है, ये जो मेजर हमारे 4 एक्ट हैं जो हमारे लेबर लॉ के अंदर आते हैं, जो है आपके मिनिमम वेजेस, इक्वल रेम्युनरेशन, पेमेंट ऑफ वेजेस, पेमेंट ऑफ बोनस, इनको रिप्लेस करके ये एक एक्ट आ रहा है जिसे हम कोड ऑफ वेजेस 2019 बोलेंगे। तो अब उसमें मिनिमम वेजेस को लेके क्या क्या प्रोविजंस हैं, क्या क्या इसके रूल्स रेगुलेशंस होंगे, क्या कौन कौन से क्लॉज इसमें बनाए गए हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे जो चैप्टर सेकंड में आता है। तो लेट्स गेट इनटू इट। चैप्टर सेकंड मिनिमम वेजेस, आपका चैप्टर सेकंड मिनिमम वेजेस को डील करता है। इट प्रोवाइड पेमेंट ऑफ मिनिमम रेट ऑफ वेजेस। तो आप मिनिमम वेज होता क्या है, आपका जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होता है वो एक रेट फिक्स कर देता है कि इस रेट के नीचे आप अपने एम्प्लॉय को, वर्कर को पे नहीं करोगे। तो एक आपको सीलिंग प्रोवाइड कर दी गई कि इसके नीचे तो नहीं होगा, इसके अबव आप पे कर सकते हो। और ये पर्टिकुलर हर एक सेक्टर्स के लिए होता है, आपके हर एक काइंड ऑफ वर्कर्स के लिए होता है, हर क्लास ऑफ वर्कर के लिए होता है। अगर रिगार्डलेस वो आपके सेमी एम्प्लॉयड हो, सॉरी आई मीन टू से सेमी स्किल्ड हो, अनस्किल्ड हो, या फिर आपके मैनुअल वर्कर हो, उनके अकॉर्डिंग भी आपका डिफरेंट मिनिमम वेजेस को फिक्स किया जाता है। तो उसको देख लेते हैं। तो ये आपका प्रोवाइड किया जाता है कि आपका फिक्स किया जाएगा द वेजेस less than minimum rate of wage is notified by the appropriate government, the state or any part thereof shall not be paid। तो कोई भी एम्प्लॉयर अलाउड नहीं है कि वो मिनिमम रेट से नीचे पे करे, वो नहीं अलाउड होगा। ठीक है। अब आपका जो रेट होगा वो किस किस बेसिस पे होगा, वो आपका टाइम बेसिस पे होगा। ठीक है, आपका 2 दिन काम की, 5 दिन काम की, तो उसके अकॉर्डिंग हो गया। ठीक है। सेकंड होगा पीस वर्क, जो आपका पीस रेट से पेमेंट किया जाता है कि 500 यूनिट बनाया तो इतना पेमेंट हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग के लिए भी, उसके लिए भी मिनिमम रेट को यहाँ पे फिक्स किया जाएगा। और मिनिमम रेट ऑफ वेज ऑन विच वर्क बेसिस में बी फिक्स्ड इन अकॉर्डेंस विद द वन और मोर फॉलोइंग वेज पीरियड। तो आपका बता दिया गया कि टाइम के बेसिस पे भी होता है, 2 दिन का, 5 दिन का, या फिर महीने भर का पैसा मिलेगा, या फिर पीस वर्क के अकॉर्डिंग होगा कि आप जितना काम करोगे उतना पैसा मिलेगा। और ये जो पेमेंट होगा वो किस पीरियड के बेसिस पे होगा, या फिर वो आवरली आपको पे करेंगे, या फिर वो आपको डे वाइज पे करेंगे, या फिर वो आपको मंथ वाइज पे करेंगे। इससे ज़्यादा वो एक्सीड नहीं कर सकते। सिर्फ मंथ वाइज ही सबसे लेंदी पीरियड होता है जिसमें आपको पे करना होता है। For the purpose of fixation of wages under section appropriate government shall mainly take into account। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको वो ध्यान में रखते हुए किसी भी एम्प्लॉय के लिए, क्लास ऑफ एम्प्लॉय के लिए, क्लास ऑफ वर्कर के लिए वो फिक्स करती है मिनिमम रेट ऑफ वेजेस। तो वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होंगे जिसको वो ध्यान में रखेगी। पहला होगा कि स्किल ऑफ वर्कर, उसको कौन सी स्किल की ज़रूरत है उस काम में, और वो स्किल की डिमांड कितनी है मार्केट में, वो स्किल में क्या क्या रिस्क आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कंसिडर की जाएंगी जब उस क्लास ऑफ वर्कर के लिए मिनिमम रेट वेजेस को फिक्स किया जाएगा। सेकंड है आपका जो कैटेगरी ऑफ वर्कर, वो किस कैटेगरी में बिलोंग करता है, वो आपका सेमी स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, या फिर आपका मैनुअल वर्कर है, या फिर आपका टेक्नीशियन है। तो ये सारी चीज़ें वो कैटेगरी भी अकाउंट में लिए जाएगी। और हार्डनेस ऑफ वर्क, कितना ज़्यादा उसमें एफर्ट लग रहा है, करेज लग रहा है, रिस्क कितना लाइफ का, और अगर कोई डिजीज़ का कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, या फिर ऐसा कुछ हार्ड मतलब डेंजरस समथिंग है, तो वो सारी चीज़ें भी कंसिडर की जाएंगी। लास्ट है द नॉर्म्स ऑफ सच फिक्सेशन ऑफ मिनिमम रेट ऑफ वेजेस शैल बी सच एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो जो भी नॉर्म्स होंगे वो आपके जो प्रिस्क्राइब नॉर्म है उसके अकॉर्डिंग ही होंगे। अब आपका जो वेजेस है वो
कैसे होगा, या फिर वो इंक्लूड करेगा मतलब उसमें क्या क्या एलिमेंट इंक्लूड होंगे। ऐसे तो वेजेस में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, आपका डीए होता है, आपका एचआरए होता है, अलाउंसेस होते हैं, आपके फ्रेड बेनिफिट्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बट मिनिमम रेट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी वो देख लेते हैं। उसमें आपका बेसिक वेज और कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंसेस होंगी, या फिर ये आपका पहला ऑप्शन हो गया, या फिर आप मिनिमम वेज बेसिक वेज प्लस कॉस्ट ऑफ लिविंग दे सकते हो, या फिर मिनिमम वेज विद और विदाउट कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंसेस प्लस कैश इक्विवेलेंट ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एट अ कंसेशन रेट। तो ये कह रहे हैं कि सेकंड ऑप्शन है कि आप बेसिक वेज तो देना ही देना है, या फिर आप उसे कॉस्ट ऑफ लिविंग दो या ना दो, बट आप उससे पे कर रहे हो कि जितनी भी एसेंशियल कमोडिटी है उसका जो भी पेमेंट होगा, जो भी खर्चा होगा, वो आप उठा रहे हो। थर्ड होता है सारी चीज़ें आप बेसिक वेजेस भी दे रहे हो, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी दे रहे हो, और आप उसके जो बेसिक कमोडिटीज़ हैं उसके जो एक्सपेंसेस है वो भी उठा रहे हो। तो ये आपका हो जाता है, ये 3 काइंड के आपके होते हैं जिसमें आपका जो मिनिमम वेज है वो फिक्स किया जाता है। द कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंसेस एंड द कैश वैल्यू ऑफ कंसेशन इन रिस्पेक्टिव ऑफ सप्लाईज ऑफ essential commodity at concerned rate shall be computed by the such authorities as the appropriate government may be notified। तो एज इट इज़ जो भी आपका कंप्यूट किया जाएगा वो आपकी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बताएगी कैसे करना है, उसी अकॉर्डिंग आप करोगे। कमिटी, जैसे आपको पता है जो भी एक्ट्स होते हैं उसमें कोई कमेटी फॉर्म होती है या फिर कोई अथॉरिटीज़ होते हैं, उसको एप्लीकेबल करवाने के लिए, उसको इन्फोर्स में और इफेक्टिवली लाने के लिए इसलिए कम्युनिटी को फॉर्म की जाती है। तो ये कमेटी जो होगी वो देख लेते हैं। In fixing minimum rate of wages for the first time or revising minimum rate of wages under the code, appropriate government shall either appoint as many committee as is considered necessary to hold inquiry and recommend in respect of such fixation and revision of the case or may be। तो ये कह रहे हैं कि अगर मे बी आपको फ्रेशली आपको मिनिमम रेट निकालना है या फिर रिवाइज करवाना है, या फिर अभी तक तो कोई मिनिमम रेट नहीं था तो उसको फ्रेशली आपको निकालना होगा, या फिर कुछ है उसको रिवाइज करवाना है, तो उसके लिए आप एक कमेटी को या फिर जितनी भी कमेटी आपको ज़रूरत पड़े उसको अपॉइंट कर सकते हो। By notification such in the proposal for the information of a person likely to be affected thereby, and specify a date not less than 2 months from the date of which notification on which proposal shall be taken into consideration। तो ये कह रहे हैं कि आपको जितनी भी पार्टीज इसमें अफेक्ट होंगी उनको आप नोटिस प्रोवाइड करोगे, नॉट लेस देन 2 मंथ, मतलब 2 महीने के पहले ही आप उनको नोटिस दे दोगे कि ये चीज़ें इसमें होने वाली हैं, ये चीज़ें चेंज होंगी, तो अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हो। तो अब कमेटी में कौन कौन वो करेगा, कंसिस्ट करेगा, आपका एम्प्लॉयर रिप्रेजेंटिंग मतलब रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉयर होंगे, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉय होंगे, और दोनों के नंबर इक्वल होने चाहिए, और इंडिपेंडेंट पर्सन होगा जो नहीं एक्सीड करेगा 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ ए कमेटी। तो इंडिपेंडेंट पर्सन जो होंगे वो 1/3 होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और आपके जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉई है वो इक्वल नंबर में होने चाहिए। फ्लोर वेजेस क्या होता है, फर्स्ट थिंग फ्लोर वेजेस आपका सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करता है एक ऐसा फ्लोर वेज जिसके नीचे कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अपना मतलब अपने स्टेट के लिए मिनिमम वेज को फिक्स नहीं कर सकती है। मतलब एक फ्लोर वेज एक ऐसा वेज है जिसके नीचे आप पे नहीं कर सकते हो, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी फिक्स नहीं कर सकती है उसके नीचे कोई भी मिनिमम रेट ऑफ वेजेस। तो ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया, ये सेक्शन 9 के अंदर आता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल फिक्स फ्लोर वेज टेकिंग इनटू द account minimum living standard of a worker in such manner as may be prescribed, provided that different floor wage may be fixed for the different जियोग्राफिकल एरिया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स कर रही है और वो सारी चीज़ों को कंसिडर करेगी, जैसे कि कितना उसको एक्सपीरियंस चाहिए, उसके डेंजर क्या क्या हैं, और वो मैनुअल है कि स्किल लेबर है, तो ये सारी चीज़ों को वो ध्यान में रखते हुए ही फ्लोर वेज को फिक्स करेगी। और फ्लोर वेज डिफरेंट हो सकती है डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया के लिए।
सेकेंड है द मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 6 शैल नॉट बी लेस देन द फ्लोर वेज। तो यही मैंने आपको बताया कि जो भी मिनिमम रेट ऑफ वेजेस होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स कर रही है वो आपके फ्लोर वेज से नीचे नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा ही होना चाहिए। Appropriate government either is more than the floor wage, then appropriate government shall not reduce such minimum rate of wages। अगर ये कह रहे हैं कि आपका जो मान लीजिए कोई एक स्टेट है जहाँ पे जो उनका मिनिमम रेट था वो ज़्यादा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने फॉर एन एग्जाम्पल 100 रुपये रख दिया फ्लोर वेजेस और किसी स्टेट ने 125 रखा है मिनिमम रेट ऑफ वेजेस, तो अब ये फ्लोर रेट आने के बाद अब नहीं है कि वो जो स्टेट थी वो 100 रुपये कर देगी, नहीं अब वो नहीं कर सकती। अब वो 125 है तो वहाँ पे 125 ही होगा। आप बढ़ा सकते हो वर्कर के वेलफेयर के लिए, बट आप उसको घटा नहीं सकते हो। द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बी फिक्सिंग द फ्लोर वेजेस अंडर सेक्शन 1, ऑब्टेन एडवाइस फॉर द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड एंड द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये जो आपका फ्लोर वेज फिक्स हो रहा है उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एडवाइस ले सकती है। किससे लेगी? सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड से और सेंट्रल गवर्नमेंट से ले सकती है। वेयर एन एम्प्लॉय, ये सेक्शन 11 है, वेयर एन एम्प्लॉय डज 2 or more classes of work to each of which different minimum rate of wages is applicable, the employer shall pay such employee in respect of the time respectively occupied in each class of work wage not less than the minimum rate of wage in forth respect of such class। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा कंडीशन मान लेते हैं जहाँ पे एक एम्प्लॉई है, एक वर्कर है जो किसी मतलब वो दो उसमें काम कर रहा है, किसी 2 क्लास में वर्क कर रहा है, जिस 2 क्लास में दोनों क्लास का खुद का मतलब अपना खुद का मिनिमम रेट है। मान लीजिए वो आपका मशीन भी देख रहा है, वो आपका पैकेजिंग भी कर रहा है, तो वो 2 क्लासेस हो गए। और मशीन जो आपका टेक्निकल वाला है उसके लिए एक मिनिमम वेज ऑफ रेट फिक्स किया गया है और पैकिंग के लिए एक अलग फिक्स किया गया है। तो उसको कैसे पेमेंट मिलेगा? उसको पेमेंट मिलेगा कि वो कितना टाइम वो हर एक क्लास पे दे रहा है उसके बेसिस पे, और उसका जो पेमेंट होगा वो कम नहीं होना चाहिए जो भी मिनिमम वेज उस क्लास के लिए एप्लीकेबल है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, इजी सा कॉन्सेप्ट था। वेयर अ पर्सन इज एम्प्लॉयड ऑन अ पीस वर्क for which minimum rate of wages and not a minimum piece rate has been fixed under the code, the employer shall pay such wages not less than the minimum time rate। तो ये कह रहे हैं कि जो पीस रेट है, तो पीस रेट में कोई स्टैंडर्ड पीस रेट तो हमने फिक्स किया नहीं है, तो उसका जो पेमेंट होगा वो आपका मिनिमम टाइम रेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए और उससे लेस नहीं होना चाहिए। अब आपका आता है सेक्शन 13, ये जो डील करता है कि ये जो आपका मिनिमम रेट ऑफ वेजेस हैं वो कैसे आपके हॉलीडेज़ में क्या होंगे और आपके इंटरवल्स में क्या होंगे, तो ये सारी चीज़ें उसको डील करता है। वेयर द मिनिमम रेट ऑफ वेजेस हैज़ बीन फिक्स अंडर द कोड द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में, तो जहाँ पे मिनिमम रेट फिक्स हो गया है तो एप्रोप्रिएट में गवर्नमेंट और क्या क्या चीज़ें फिक्स करेंगी इसको स्मूथली रन करने के लिए। फर्स्ट थिंग वो फिक्स करेंगी कि नंबर ऑफ आवर, कितने नंबर ऑफ आवर उस बंदे को काम करना है कि उसको मिनिमम रेट ऑफ वेजेस वहाँ पे उसको मिलने लगे, और वो नॉर्मल होना चाहिए, वो नॉर्मल वर्किंग आवर होना चाहिए, ओवर टाइम वाला नहीं। यहाँ पे नॉर्मल वर्किंग आवर की बात हो रही है जो आपका 9 आवर हो सकता है, 8 आवर हो सकता है, डिपेंड अपॉन दी इंडस्ट्री एंड द काइंड ऑफ वर्क, तो वो आपको फिक्स करना पड़ेगा। तभी तो अगर आपका एक नॉर्मल वर्किंग आवर फिक्स होगा तभी ना आप ओवर टाइम निकाल पाओगे, इसलिए ये ज़रूरी है। सेकेंड है कि आपका जो रेस्ट डे होता है वो होना चाहिए। कब है वो रेस्ट डे? आपका संडे को है कि मंडे को है, किस वीक डे में आपका रेस्ट डे हो रहा है? बट हाँ, इम्पॉर्टेंट है कि 7 डेज़ में एक बार उसको रेस्ट डे मिलना चाहिए और उस रेस्ट डे का जो पेमेंट है वो मिनिमम रेट ऑफ वेजेस से कम नहीं होना चाहिए। एक बार पढ़ लेते हैं। प्रोवाइड फॉर अ डे ऑफ अ रेट इन विच पीरियड ऑफ अ 7 day विच शैल बी अलाउड to all employees to any specified class of employee and payment of the remuneration in respect of the each day of rest। तो आपको पेमेंट मिलनी चाहिए जिस भी दिन आप रेस्ट ले रहे हो। प्रोवाइड फॉर द पेमेंट ऑफ द वर्क ऑन अ डे ऑफ रेस्ट एट नॉट लेस देन द ओवर टाइम रेट। तो आपका ओवर टाइम रेट से ज़्यादा नहीं होता।
मतलब अगर आप संडेज़ को काम कर रहे हो तो वो आपका ओवर टाइम में काउंट हो जाएगा, तो आपको जो उसका पैसा मिलेगा वो ओवर टाइम के बेसिस पे मिलेगा, नॉट इक्वल टू द मिनिमम वेजेस नहीं मिलेगा आपको। The provision of subsection 1 shall relation to the following class of the employee only to the such extent such condition as may be prescribed। तो कुछ conditions हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ें आपकी अप्लाई नहीं होंगी, तो वो देख लेते हैं। An employee engaged in an emergency which could not have been foreseen or prevented। अगर मान लीजिए कोई इमरजेंसी सिचुएशंस आ गई और वो उसके बारे में नहीं पता था, तब employee engaged in work of the nature of the preparatory or a complementary work which may be necessary be carrying out outside the limit laid down for the general working and employment। अगर मान लीजिए ऐसा कोई काम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको किए बिना आपका जो नॉर्मल वर्किंग आवर है वो नहीं हो पाएगा, तो अब भी आप करोगे। एम्प्लॉय हुज एम्प्लॉयमेंट इज एसेंशियली इंटरमिटेंट, जो आपका इंटरमिटेंट वाले वर्क होंगे या फिर नेचर ऑफ जॉब होगा वो भी। Employee engaged in work which is technical reason have been completed before the duty is over। ऐसा कुछ मान लीजिए कि आपका टेक्निकल इशू वर्क है और आपको वो कंप्लीट करना ही करना है कि नेक्स्ट डे का जो आपका वर्किंग है वो हो, तो तब भी आप पे ये अप्लाई होगा। Employee engaged in a work which could not be carried on except one time depend upon the irregular action of a natural causes। तो वही वो कह रहे हैं, अगर ऐसा कुछ काम है जो आपका इरेगुलर है या फिर इरेगुलर है नेचर, तो भी आपका ऐसा ही होगा। तो वहाँ पे आपके जो ये सारी चीज़ें एक्सटेंड अप्लाई नहीं होंगी। तो ये आपका मिनिमम रेट ऑफ वेजेस थे जो आपके यहाँ पे ख़त्म होते हैं। हम अपना नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे जिसमें आपका डील किया जाएगा पेमेंट ऑफ वेजेस और आपका पेमेंट ऑफ बोनस, वहाँ पे हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये आपका एक्ट बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर पेन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और सेकंड टेलीग्राम ग्रुप में फॉलो कर सकते हो। थैंक यू।